नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। एक हिंदू का सिडिशन से संबंधित, सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिडिशन से संबंधित जो सेक्शन है 124A इसे सस्पेंड कर दिया है फिलहाल के लिए, तो डिटेल से बेसिक्स के साथ डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। दूसरा इशू हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का व्हीट प्रोक्योरमेंट से संबंधित, और तीसरा कल के हमारे 2 आर्टिकल्स देखो बच गए थे, सॉरी कल हम नहीं डिस्कस कर सके, तो 2 जो बच गए थे ना उसमें से एक को आज हम शामिल कर लेंगे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से संबंधित। और देखो आज ये ना घर के बराबर में ना खुदाई चल रही है, पता नहीं किस चीज़ की खुदाई चल रही है, तो बीच बीच में ना मुझे तो मशीन की आवाज़ आ रही है, तो पता नहीं रिकॉर्डिंग में कितना आएगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कम से कम आवाज़ आए, रिमूव मतलब आपको कम से कम परेशानी हो, लेकिन थोड़ी बहुत होगी, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ आपसे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल व्हीट प्रोक्योरमेंट में कमी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो इस साल ना व्हीट की प्रोक्योरमेंट काफ़ी कम रही है। पिछले 15 सालों में व्हीट की प्रोक्योरमेंट इतनी कम नहीं रही जितनी इस साल रही है। कितनी है व्हीट की प्रोक्योरमेंट इस साल? 18.5 मिलियन टन यानी मेट्रिक टन। 2007-8 में व्हीट की प्रोक्योरमेंट सरकार के द्वारा की गई थी 11.1 मीट्रिक टन। तो 2007-8 के बाद इस साल व्हीट की प्रोक्योरमेंट सबसे कम है। और देखो ये पहली बार हुआ है जितना सरकार के पास स्टॉक है एफसीआई में उससे कम व्हीट की प्रोक्योरमेंट हुई है। पब्लिक स्टॉक कितना है? 19 मीट्रिक टन, और व्हीट की प्रोक्योरमेंट कितनी हुई है? 18.5 मीट्रिक टन, यानी जितना ऑलरेडी स्टॉक है उससे कम व्हीट की प्रोक्योरमेंट हुई है। अदरवाइज देखो जितना सरकार के पास स्टॉक होता है ना उससे ज़्यादा ही व्हीट की प्रोक्योरमेंट होती है। जैसे पिछले साल सरकार के पास स्टॉक कितना था? 27.3 मीट्रिक टन, और प्रोक्योरमेंट कितनी हुई? 43.3 मीट्रिक टन। देखिए कितना फर्क आ गया। इस साल 18 के आसपास प्रोक्योरमेंट हुई है और पिछले साल 43 के आसपास। तो आपके मन में सीधा सा क्वेश्चन आया होगा, ऐसा क्यों? इतनी कम व्हीट की प्रोक्योरमेंट क्यों हुई है? देखो इससे पहले व्हीट के बारे में ना थोड़ा सा बेसिक समझा लेते हैं। व्हीट हमारे देश में ना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है राइस के बाद। इसे देश की 65% जनता के द्वारा कंज्यूम किया जाता है। ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो पार्ट्स हैं देश के, वहाँ पे तो मेन फूड क्रॉप है। 95% जो व्हीट का क्रॉप्ड एरिया है ना वहाँ पे ब्रेड व्हीट उगाया जाता है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है रोटी बनाने के लिए यानी चपाती बनाने के लिए। और बाकी व्हीट का जो 5% क्रॉप्ड एरिया है ना वहाँ पर डूरम व्हीट उगाया जाता है। इस व्हीट के टाइप से ना, डूरम व्हीट के टाइप से मैक्रोनी, नूडल्स, ये सब चीज़ें बनती हैं, पास्ता। इस प्रकार का व्हीट ना मेनली सेंट्रल इंडिया और साउदर्न इंडिया में उगाया जाता है। देखो व्हीट उगाने के लिए ना जब व्हीट उगाया जाता है उस समय टेम्परेचर चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और जब व्हीट की हार्वेस्टिंग होती है उस समय ब्राइट सनलाइट चाहिए और टेम्परेचर चाहिए 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और व्हीट के लिए रेनफॉल चाहिए 75 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में। व्हीट ग्रोइंग रीजन कौन कौन से हैं? एक तो देखो गंगा सतलुज प्लेन्स, ये सारा जो एरिया है ना यहाँ पे व्हीट उगाया जाता है। फिर जहाँ पे काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सोइल, वहाँ पे भी व्हीट उगाया जाता है। तो ये मेनली व्हीट उगाने वाले क्षेत्र हैं। इंडिया ना व्हीट प्रोड्यूस करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस होता है चाइना में, दूसरे नंबर पे इंडिया में, तीसरे नंबर पे रशिया में, उसके बाद यूएसए का नंबर आता है, फिर कनाडा का, और यूक्रेन जो है वो 8वें नंबर पे सबसे ज़्यादा व्हीट उगाने वाला देश है। अब बात करें व्हीट की प्रोक्योरमेंट क्यों कम हुई है। एक रीज़न तो देखो आपके दिमाग में फट से आया होगा, क्या? यूक्रेन वार के चलते, क्योंकि यूक्रेन और रशिया ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस करने वाले देश हैं और ये अभी युद्ध में लगे हुए हैं, तो इन्होंने ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस किया नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट की डिमांड बढ़ गई है और इंडिया से एक्सपोर्ट बढ़ गया है, इसलिए कम प्रोक्योरमेंट हुई है ना। ठीक, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सोचा। एक तो यही रीज़न है सीधा सीधा, रशिया यूक्रेन वार के चलते इजराइल, इजिप्ट, तंजानिया, मोजाम्बिक, इन देशों में पहले इंडिया का व्हीट नहीं जा रहा था, अब यहां पर भी एक्सपोर्ट के तौर पर जा रहा है। बट और रीजंस देखिए, लोअर प्रोडक्शन। देखो मार्च में ना एकदम से गर्मी बढ़ गई, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो व्हीट की जो प्रोडक्टिविटी, यील्ड जो है ना, पैदावार है, काफ़ी कम हो जाती है। 5%
पैदावार में कमी आ जाती है। तो मार्च में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो वीट की जो ईल्ड है ना, पैदावार है, पहले की अपेक्षाकृत कम हो गई। नेक्स्ट देखो, बहुत सारे व्यापारी ना ऐसे हैं जिनको लगता है कि वीट के दाम और बढ़ेंगे, अभी युद्ध लंबा खींचेगा, वीट की डिमांड बढ़ेगी, तो वो ना वीट को स्टॉक कर रहे हैं कि समय आने पर महंगे दामों पर हम वीट बेचेंगे। इस वजह से भी वीट की कमी हो गई है, इस वजह से दाम बढ़ गए हैं। अब देखो इंपैक्ट क्या होगा इसका। देखो इंपैक्ट ना ये होगा, जो सरकार की रेगुलर स्कीम्स चलती हैं ना जनता के लिए, जैसे पीडीएस है, उसके लिए तो पर्याप्त मात्रा में अभी स्टॉक है। लेकिन जो स्पेशल स्कीम्स चलती हैं ना, जैसे कोविड के समय चलाई गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसे बाद में एक्सटेंड कर दिया गया था, इनके लिए हो सकता है दिक्कत आ जाए। दूसरा, जो ये प्राइवेट फ्लोर मिल्स होती है ना, जैसे आशीर्वाद आटा है, अब सरकार ना मार्केट में सस्ता वीट रिलीज कर देती है समय आने पर, ताकि इनको सस्ता वीट मिल जाए और कंज्यूमर्स के लिए वीट के दाम, आटे के दाम बहुत ज़्यादा ना बढ़े। बट अगर सरकार के पास वीट होगा नहीं, स्टॉक काफ़ी कम होगा, तो सरकार इस प्रकार से बल्क में सस्ता वीट दे नहीं सकेगी फ्लोर मिल वालों को, आटा पीसने वालों को। तो इसलिए जो आशीर्वाद आटा जैसे आइटम्स है ना, इनके दाम बढ़ सकते हैं। मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकती है। वैसे देखो एक पॉइंट यहां पे आपको बताऊं, वीट का जो प्रोक्योरमेंट है ना, दो तरह से होता है, एक सेंट्रलाइज्ड, एक डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड मतलब जो एफसीआई है ना, या तो सीधा सीधा वीट को प्रोक्योर कर लेती है, या फिर स्टेट एजेंसीज वीट को प्रोक्योर करके सौंप देती हैं एफसीआई को। ये है सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट। और डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, सेंटर ना कोटा दे देता है हर एक स्टेट को कि आप इतना वीट एलोकेट करके अपने आप से पीडीएस में यूज कर लीजिए, हमें देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो प्रोक्योरमेंट होती है ना, ये होती है डिसेंट्रलाइज्ड की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोटा दे दिया, स्टेट को एलोकेशन दे दिया, और उसी के हिसाब से स्टेट एजेंसीज अपने आप वीट को प्रोक्योर कर रही हैं और इसे यूज में भी ला रही हैं। डिसेंट्रलाइज्ड केस में ना उन्हें प्रोक्योर किए गए वीट को सेंट्रल एजेंसीज को, फॉर एग्जांपल एफसीआई को नहीं देना पड़ता है, इसीलिए इसे डिसेंट्रलाइज्ड बोला गया है। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या किया जा सकता है, वीट की प्रोक्योरमेंट तो कम हुई है, तो इससे कैसे निपटा जाए। देखो दो तीन अच्छे पॉइंट्स देते हैं राइटर। एक तो देखो, जैसे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसमें वीट के बजाय राइस ज़्यादा दे दो। और जिस हिसाब से आईएमडी बोल रहा है मानसून ठीक ठाक रहेगा, मानसून ठीक रहेगा तो खरीफ की क्रॉप अच्छी होगी, यानी पैडी या फिर कहें राइस की पैदावार अच्छी होगी, तो राइस ज़्यादा होगा। तो पहले थोड़ा बहुत वीट दिया जाता था कुछ योजनाओं में, उसकी जगह राइस दिया जा सकता है। और अब देखो, चूंकि टेम्परेचर का बढ़ना ये तो एक नॉर्मल फेनोमेनन हो गया है क्लाइमेट चेंज के चलते, तो सरकार को ना ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए एग्री R&D में, ताकि वीट की ऐसी वेराइटीज़ को डेवलप किया जा सके जो हीट रेसिस्टेंस हो, मतलब हीट बढ़ने पर उनकी ईल्ड कम ना हो, पैदावार कम ना हो। और वीट के एक्सपोर्ट पर भी सरकार अच्छा रेगुलेट करे, ऐसा ना हो कि घर में तो कमी हो गई और बाहर ज़्यादा बेच दिया। तो पहले डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स का ख्याल रखे सरकार, और उसके बाद फिर जितना वीट दूसरे देशों को सप्लाई करना है सप्लाई किया जाए। और वीट का जो एक्सपोर्ट हो ना, प्राइवेट ट्रेडर की तरफ से हो, सरकार के कोटे से ना हो। तो इन चीज़ों का सरकार ख्याल रखे। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया वीट की प्रोक्योरमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th के रिजल्ट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो 5वां एडिशन है ना, उसका डेटा काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रेजेंट करता है हमारी सोसाइटी से संबंधित। जैसे इम्यूनाइजेशन कितना है चिल्ड्रन में, अभी फ़िलहाल रजिस्टर्ड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में बर्थ कितनी है, न्यूट्रिशनल लेवल कितना है, कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। काफ़ी अच्छा डेटा निकल के आ रहा है इस सर्वे से, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है पॉलिसी मेकिंग के लिए और जानने के लिए फ़िलहाल देश किस स्टेटस में है, मतलब सोशल और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ना, देश में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। देखो, चाइल्डहुड न्यूट्रिशन में गेन जो है काफ़ी कम हुआ है, मतलब कि जितने बच्चे पहले मालन्यूट्रिशन का शिकार थे, स्टंटिंग और वेस्टिंग का शिकार थे, ऑलमोस्ट उतने ही हैं। और जबकि देखो एनीमिया यानी खून की कमी वाला जो सिचुएशन है ना, वो तो देखो पहले से भी ख़राब हो गई है बच्चों में। कंपेयर अगर हम करें 2015-16 में कितने बच्चों में एनीमिया था
और आज कितने बच्चों में है, बल्कि आज सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब है। सोच के देखिए, सरकार इतना प्रयास कर रही है चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए और चीज़ें इम्प्रूव होने के बजाय ख़राब हो रही हैं। एक अच्छी बात यह है, हमारे देश में अभी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना, वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गई है। रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1। देखो, अगर मान लीजिए एक महिला एवरेज तौर पर हमारे देश में 2.1 बच्चों को जन्म देती है ना जीवन काल में, तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, क्योंकि हमारे दो मतलब पति पत्नी मिलकर 2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो फिर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी ना। लेकिन अभी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 से भी कम हो गई है आज़ादी के बाद पहली बार। तो फिर यानी पॉपुलेशन स्टेबल होने के साथ साथ अब डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगी धीरे धीरे आगे, जैसा कि देखो डेवलप कंट्रीज में देखने को मिला। ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब एक डिबेट हमेशा चलती थी, क्या कोर्सिव तरीके को यूज़ किया जाए पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए? नहीं, इंडिया में देखो कोई कोर्सिव, जैसे चाइना में तो रूल ही आ गया था कि 2 बच्चे आप पैदा नहीं कर सकते, करोगे तो पेनल्टीज लगती थी। इंडिया ने ना फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप ही पॉपुलेशन जो है वो स्टेबलाइजेशन की दिशा में आगे बढ़ रही है। कुछ स्टेट्स एक्सेप्शन हैं, यूपी, बिहार, यहाँ पे देखो फर्टिलिटी लेवल अभी भी ज़्यादा है। बिहार में तो 3 के आसपास है, मतलब वहाँ पे एक महिला एवरेज तौर पर 3 बच्चों को जन्म देती है। तो यूपी बिहार में भी सिचुएशन इंप्रूव करने की आवश्यकता है। और चूंकि देखो मुस्लिम्स में पहले फर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा था, तो सबसे कम भी फर्टिलिटी रेट मुस्लिम्स में ही हुआ है। जैसे 2015-16 में कितना था? 2.6, और अब कितना हो गया है? 2.3। और जबकि 1992-93 में मुस्लिम्स में फर्टिलिटी रेट था 4.4। एक और इंपॉर्टेंट डेटा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे प्रेजेंट करता है जेंडर इक्विटी से संबंधित। अभी देखो जो मैरिड वुमेन है ना, उनमें से 33% से भी कम ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, और मैरिड वुमेन में से 44% तक को तो इतना भी इजाज़त नहीं है कि वो अकेले मार्केट में जा सकें। लेकिन देखो 80% से ज़्यादा मैरिड महिलाएं ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि हाँ, वो हस्बैंड को सेक्स रिफ्यूज़ कर सकती हैं, मना कर सकती हैं। ये जो डेटा है ना, इसे कंसिडर किया जा सकता है जब मैरिटल रेप पर केस पर सुनवाई होगी कोर्ट में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैरिटल रेप को एक्ट में लाने की बात कर रहे हैं। डेटा देखो ये भी कहता है 72% इंडियन मैन ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि महिला के मना किए जाने पर, यानी वाइफ के मना किए जाने पर फोर्सफुली सेक्स करना ये सही नहीं है। बट देखो 28% अभी भी ऐसे हैं जो इसका विपरीत सोचते हैं। वो कहते हैं वाइफ के द्वारा सेक्स डिनाई किए जाने पर फोर्स का इस्तेमाल करना सही है। देखो ये सारे क्वेश्चंस ना पहली बार सर्वे में शामिल किए गए थे। लास्ट में तो ये बोला जाता है इस प्रकार के जो सर्वे हैं ना, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, सेंसस, लेबर इकोनॉमिक सर्वे, ये सर्वे काफ़ी वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रेजेंट करते हैं देश के बारे में। देश हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो सरकार को प्रयास करना चाहिए ये जो सर्वेज है ना, इनकी रिलायबिलिटी को और ज़्यादा इंक्रीज किया जा सके। मतलब जो डेटा निकल के आए इन सर्वे से, वो कॉन्क्रीट डेटा निकल के आए और ऑथेंटिक डेटा निकल के आए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिजल्ट से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेडिशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो सेडिशन से संबंधित ना सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक फाइनल डिसीजन नहीं ले लेती सेडिशन के ऊपर कि सेडिशन का जो एक्ट है वो रखना है या फिर नहीं रखना है, तब तक जितने भी केस चल रहे हैं सेडिशन से संबंधित वो सस्पेंड हैं। और फ्यूचर में अगर कोई भी सरकार सेडिशन से संबंधित केस दर्ज करती है ना किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, वो इंडिविजुअल अपील फाइल कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का और सरकार ने जो स्टैंड लिया है कि हम सेडिशन पर विचार कर रहे हैं, इसका हवाला दे सकता है अपने खिलाफ सेडिशन से संबंधित दर्ज हुए केस को फिलहाल के लिए खारिज करने के लिए। समझ गए? मतलब अभी फिलहाल के लिए जो सेक्शन 124A यानी सेडिशन है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सस्पेंड कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने जजमेंट में ये बोला गया कि देखो ये कॉलोनियल ईरा का कानून है
और अभी तक इंडिया में चला आ रहा है आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी, और जबकि ब्रिटेन में भी ये जो सेक्शन है अभी फ़िलहाल यूज़ में नहीं है, इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। तो ये इंडिविजुअल लिबर्टीज़ के अगेंस्ट हैं। सरकार का रुख देखो, पहले तो ये था, उनका ये कहना था कि सेडिशन की आवश्यकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड को देखते हुए उन्होंने भी कहा कि हाँ, हम सेडिशन को रिव्यू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जब तक आप रिव्यू करते रहोगे, जो केस चल रहे हैं उनका क्या, तो जब तक आप फाइनल रिव्यू नहीं कर लेते हो, हम वो सारे केस सस्पेंड कर रहे हैं, फिलहाल उन पे मुकदमा नहीं चलेगा। तो ये अच्छी चीज़ है। अब देखो, सेडिशन से संबंधित सारे के सारे जो बेसिक्स हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। सेडिशन है क्या, इसके पक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, विपक्ष में क्या आर्ग्यूमेंट दिए जाते हैं, सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या है आईपीसी सेक्शन 124A? अगर देखो कोई पर्सन सरकार के अगेंस्ट, सरकार जिसे चुना गया है रूल्स के अकॉर्डिंग, ऐसी सरकार के अगेंस्ट नफरत फैलाता है या फिर असंतोष फैलाता है, असुरक्षा फैलाता है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है सेक्शन 124A के अंतर्गत। 3 साल की या फिर फाइन हो सकता है, या फिर इवन उम्र कैद भी हो सकती है। और देखो, असंतोष कैसे फैलाया जा सकता है आपको पता है, बोलकर या फिर लिखकर कोई ऐसा आर्टिकल पब्लिश कर लिया जिसमें रूल्स के अकॉर्डिंग चुनी गई सरकार के अगेंस्ट असंतोष फैलाया जाता है, या फिर चित्र की सहायता से। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सेडिशन के। लेकिन देखो, ये जो सेक्शन है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। हम पहले कुछ डिटेल्स जानेंगे इस सेक्शन के बारे में, उसके बाद आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे आज नया क्या कुछ है। ब्रिटिश ईरा का ये लॉ है सेक्शन 124A। 1860 में जब आईपीसी आई थी तो उस समय आईपीसी में सेक्शन 124A नहीं था, लेकिन बाद में ऐड किया गया 1870 में। लेकिन फाइनल जो अमेंडमेंट हुई वो 1898 में हुई। उस समय देखो, हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स, वो लीडर्स जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उन पॉलिटिकल लीडर्स को रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ये सेक्शन लेकर आए थे। तो उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जब देश आज़ाद होगा तो उस समय इस सेक्शन को हटा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं कैसे ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट। जोगेंद्र चंद्र बोस के खिलाफ इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था जब उन्होंने आवाज़ उठाई थी एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 के अगेंस्ट। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था 2 बार, एक बार 1897 में और एक बार 1909 में भी। इवन गांधी जी के अगेंस्ट भी ब्रिटिशर्स के द्वारा इस सेक्शन का इस्तेमाल किया गया था। पिछले कुछ समय में फेमस केसेस जब सेडिशन सेक्शन का इस्तेमाल किया गया, डॉक्टर विनायक सेन के अगेंस्ट, अरुंधति रॉय के अगेंस्ट, परवीन तोगड़िया के अगेंस्ट और कन्हैया लाल के अगेंस्ट भी। देखो, 1962 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था, केदारनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। इस वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो, सेडिशन का होना जरूरी है। अगर ये सेक्शन नहीं होगा तो कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फायदा उठा के हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश करेंगे, इसलिए सेडिशन का सेक्शन होना चाहिए। मतलब 1962 के अपने वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन के सेक्शन को हटाया नहीं था, बल्कि आदेश दिया था कि इसे रखा जाए। उसके बाद मेनका गांधी केस 1978, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया, अगर देखो कोई पर्सन सरकार की पॉलिसीज को, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज करता है दायरे में रह के, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकार को उखाड़ना चाहता है, यानी सरकार के खिलाफ असंतोष फैला रहा है। तो ये क्लैरिफाई किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेनका गांधी केस 1978 में। उसके बाद फेमस केस है रोमेश थापड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में देखो, हाईकोर्ट के द्वारा यह कहा गया था, कई बार सरकार क्या करती है, बुक बैन कर देती है, यह कह के कि अगर ये बुक रिलीज होगी तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नफरत का माहौल बनेगा। तो इस केस में हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था कि देखो, ये कोई रीजन नहीं हुआ, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करके या फिर पब्लिक सेफ्टी की बात करके कोई बुक बैन कर देते हो, तो ये आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उल्लंघन है। तो ये हमने कुछ फेमस केसेस की बात की। आप इन केसेस को इस्तेमाल कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए, अगर सेडिशन के बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछती हैं। अभी कंटेक्स्ट ये है कि लॉ कमीशन 5 दशकों में, यानी पिछले 50 सालों में ये तीसरा मौका होगा कि लॉ कमीशन के द्वारा विचार किया जाएगा
कि सेक्शन 124A आईपीसी को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। तो लॉ कमीशन के द्वारा अब सेडिशन यानी आईपीसी सेक्शन 124A से संबंधित इश्यूज को रखा गया है पब्लिक डोमेन में, ताकि पब्लिक अपनी राय रख के इस सेक्शन पे पब्लिक क्या चाहती है, ये सेक्शन हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। इससे पहले देखो 1968 में लॉ कमीशन के द्वारा इस सेक्शन को एनालाइज किया गया था। उस समय लॉ कमीशन ने कहा था कि नहीं, सेक्शन 124A को नहीं हटाना चाहिए। 1971 में एक बार फिर से लॉ कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि देखो सेडिशन 124A का जो दायरा है उसे एक्सपेंड कर दिया जाए। यहाँ हेडिंग में सीडेशन लिखा हुआ है, सेडिशन है, बेहोश थोड़ी ना करना है हमें। तो लॉ कमीशन ने देखो 1971 में कहा कि अभी फिलहाल सेक्शन 124A में लिखा गया है कि कोई पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ असंतोष फैलाता है, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा लेजिस्लेचर, जुडिशरी और संविधान के अगेंस्ट भी कोई पर्सन असंतोष फैलाता है तो ये सब चीजें भी सेक्शन 124A के अंतर्गत आनी चाहिए। एक बात ये भी बोली गई थी 1971 की रिकमेंडेशंस में, सजा जो है उम्र कैद इसे घटा के 7 साल मैक्सिमम कर दिया जाए। तो ये रिकमेंडेशन थी 1971 की, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब लॉ कमीशन के पास एक अच्छा मौका है सेक्शन 124A को हटाने के लिए रिकमेंडेशंस दी जाएं। देखो बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं जो कहते हैं कि सेक्शन 124A को हटा देना चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है, ये वो एक्ट है जिसका इस्तेमाल ब्रिटिशर्स करते थे हमारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स को उस समय दबाने के लिए। क्या ये उचित है कि आज भी वो सेक्शन चली आ रही है और इसे हटाया नहीं जाता? और देखो आश्चर्यजनक बात यह है कि अब यूके में इसी प्रकार का कोई सेक्शन नहीं है। 10 साल पहले ही यूके इस प्रकार के सेक्शन को अपने संविधान से हटा चुका है, तो इसलिए इंडिया को भी हटा देना चाहिए 124A। दूसरा आर्गुमेंट बहुत ज्यादा वाइड है, सेडिशन की जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा वाइड है। तीसरा आर्गुमेंट, बहुत बार देखो मिसयूज किया जाता है सरकार के द्वारा अपने विरोधियों को दबाने के लिए इस सेक्शन का। अगर कोई ऐसा पर्सन जो सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलता है, इवन डिसेंट दबाने के लिए भी, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो इस्तेमाल करते हैं इस सेक्शन का। नेक्स्ट आर्गुमेंट, वैसे देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था अगर कोई पर्सन वायलेंस को इंसाइट करे तभी आप इस सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन लोअर लेवल पे जो पुलिस वाले होते हैं उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती, वो अंधाधुंध इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जो फेमस लोग होते हैं अगर उनके खिलाफ इस प्रकार का केस दर्ज किया जाता है, वो मीडिया में आ जाता है, वो बच निकलते हैं। सोच के देखिए, काफी बार तो गरीब लोगों के खिलाफ भी पुलिस के द्वारा इस सेक्शन के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया जाता है और उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। और सबसे लास्ट में हमारा सदाबहार आर्गुमेंट, सेक्शन 124A आईपीसी जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व करने का काम करता है, यानी फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 19 उसका उल्लंघन है। तो ये 5 आर्गुमेंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन बैलेंस्ड रूप से लिखिएगा। कंक्लूजन में आर्टिकल के द्वारा ये बोला जाता है कि लॉ कमीशन के पास 2 रास्ते हैं। एक तो सेक्शन 124A को और ज़्यादा क्लैरिफाई किया जाए ताकि जो पुलिस अथॉरिटीज हैं वो मिसयूज ना कर सकें इस सेक्शन का। सब कुछ साफ तौर पे लिखा होना चाहिए, कौन सी चीज सेडिशन के दायरे में आती है और कौन सी चीज नहीं आती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है लॉ कमीशन के द्वारा तो इस सेक्शन को पूरी तरह से हटा दिया जाए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।